नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे बक्सर का युद्ध। तो बक्सर की कल हमने बात की थी प्लासी का युद्ध। आज हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध मैंने आपको बताया था कि हम आज पढ़ाएंगे आपको, तो आज हम पढ़ाएंगे बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए देखते हैं बक्सर का युद्ध। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था प्लासी का युद्ध, मैंने कल बता दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ था? एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। ये कहाँ के नवाब थे? अवध के, ठीक है। दूसरा मीर कासिम और अगला था शाह आलम द्वितीय। ये मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह और किसके बीच में हुआ था अभी मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो मीर कासिम था उसने अंग्रेजों के साथ क्या किया था? अंग्रेजों ने जो नियम बताए थे उनका पालन नहीं किया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे इसके पद से अपदस्थ कर दिया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अंग्रेजों ने उसे उसके पद से हटा दिया था। ठीक है, तो जब उसको उसके पद से हटा दिया था मीर जाफर को, तो मीर जाफर कहाँ पहुंचा? अवध के नवाब के पास, और उनसे संधि की बातचीत हुई, शाह आलम से भी बातचीत हुई, और इसके बाद तीनों लोगों ने मिलकर के एक युद्ध किया। और वो युद्ध कहाँ हुआ था? बक्सर के मैदान में। किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों के बीच और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, वर्तमान में नहीं था लेकिन पहले था, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह थे। ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। किसने किया था भैया? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। लेकिन आपको याद होगा इसके विपरीत जब मैंने प्लासी का युद्ध बताया था, तो जो प्लासी का युद्ध है उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए बात करते हैं, संधि क्या हुई वो भी हमें समझना है। तो ये जब युद्ध हुआ बक्सर के मैदान में, तो अंग्रेजों ने इन्हें इनको पराजित कर दिया। तीनों की एक जितनी भी तीनों सेनाएं थी, तीनों की सेनाएं थी, तीनों की सेनाओं को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसके बाद कुछ संधि हुई, और उस संधि को देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो परिणाम क्या था कि अंग्रेज बक्सर के युद्ध को जीत चुके थे। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये कब हुआ? तब हुआ 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
22 अक्टूबर 1764 को। लेकिन जब पेपर में आएगा तो 1764 ही सन ही केवल लिखा होगा, जरूरी डेट नहीं आती, बहुत कम डेट आती है, तो आपको सन याद रखना है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। किसके किसके बीच में हुआ था? सुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, और तीसरा शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था। एक तरफ से ये तीनों थे, और अगली तरफ से दूसरी विपक्ष पार्टी थी, वो अंग्रेज थे। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, उसने किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और मैंने बताया ये क्यों नहीं हुआ था, ये युद्ध क्यों हुआ था? क्यों? क्योंकि जो मीर कासिम था, बंगाल का नवाब बन गया था, उसने क्या किया था? अंग्रेजों की बातें नहीं मानी थी। ठीक है, तो ये है। अब इस युद्ध में हारने के बाद कुछ संधियां हुई, और उस संधि को कहते हैं, बहुत दो संधियां हुई थी, एक अवध के नवाब के साथ और एक मुगल बादशाह के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं, तो चलिए संधि कौन सी हुई थी बात करते हैं, देखिए ध्यान से। कब हुई थी युद्ध? युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। संधि का नाम इलाहाबाद की संधि। ठीक, चलिए इसमें दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इसमें दो लोगों से संधियां हुई थी। देखिए, पहला अवध के नवाब व अंग्रेज, अंग्रेज कह सकते हैं, ठीक है, या क्लाइव कह सकते हैं, क्लाइव के साथ हुआ था जो समझौता हुआ था। और दूसरा बेटा मुगल बादशाह व अंग्रेज। ठीक है, अब इसके दो पॉइंट हैं ए बी, इसके भी दो पॉइंट हैं ए और बी। जगह हम बोर्ड में देखें, दिख रहा है कि नहीं आपको? अब देखिए, जब अवध के नवाब के साथ संधि हुई तो अवध के नवाब ने क्या किया था? आपने कड़ा सुना है? कड़ा और इलाहाबाद, इलाहाबाद ये जो दोनों जिले हैं, ये अंग्रेजों को दे दिए थे। ठीक है, तो कहने का पहला पॉइंट ये है कि अवध के नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले थे वो किनको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। और इसके बाद उसने 50 लाख रुपए क्या किया? 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में दिए थे अंग्रेजों को, क्षतिपूर्ति के रूप में। ठीक है, तो अवध के नवाब के साथ दो संधियां हुई थी। कौन कौन सी? पहला, कड़ा व इलाहाबाद के जो जिले थे वो किनको दिए थे? अंग्रेजों को। किसने दे दिए थे? अवध के नवाब ने। दूसरा पॉइंट क्या हुआ था? 50 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति भी किसने भरी थी? अवध के नवाब ने। अब मुगल बादशाह के साथ क्या क्या हुआ था? बिहार, उड़ीसा, इनकी दीवानी अंग्रेजों को दे दी गई थी। ठीक है, एक मिनट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनते हैं। यहाँ से हम रिपीट करेंगे, आपको हम याद करवाएंगे आपको। ठीक है, मेहनत करेंगे आपके साथ, आप भी हमारे साथ मेहनत करिए तो अच्छा लगेगा हमको भी।
अब मुगल बादशाह ने क्या किया, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, हाँ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। ठीक है, मतलब ये जो जिले थे या ये जो प्रांत थे अंग्रेजों के हवाले कर दिए गए। और दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया, जब मुगल बादशाह ने इतनी सारी चीजें दे दी तो उसको 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए पेंशन देकर अपना आश्रित बना लिया, अपना आश्रित बना लिया। ठीक है, जब मुगल बादशाह ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी तो मुगल बादशाह को उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर अपना आश्रित बना लिया। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की संधि हुई। बहुत ध्यान से देखेंगे, हम इसको फिर से समझेंगे। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी, अवध के नवाब व अंग्रेज, और दूसरा मुगल बादशाह व अंग्रेज। अब अवध के नवाब ने क्या क्या किया था, अवध के नवाब ने करा व इलाहाबाद जिले, ठीक है, करा इलाहाबाद जिले किसको दे दिए थे, अंग्रेजों को दे दिए थे। और इसके बाद 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी भरी थी अंग्रेजों को इसने। ठीक है, फिर मुगल बादशाह ने क्या किया था, बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। इसके बदले अंग्रेजों ने क्या किया, मुगल बादशाह को अपना आश्रित बना लिया और अपना आश्रित बनाने के बाद उसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर अपने आश्रित कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि पूछी जाती बुआ कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1765 में। बक्सर का युद्ध हुआ कब था, 22 अक्टूबर 1764 को। ये कब हुआ था संधि, 1765 में। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं, हमने इसको ए बी यहां भी दे दिया है, इसको आप 1 और 2 देखिए, इस तरीके से नोट करेंगे, बहुत ध्यान से नोट करेंगे। तो इलाहाबाद की जो संधि है वो 2 भागों में हुई थी, अवध के नवाब अंग्रेजों के बीच, मुगल बादशाह व अंग्रेजों के बीच। ठीक है, तो ये देखिए पहला पॉइंट हो गया आपका, दूसरा पॉइंट। ठीक है, नोट करिए, फिर अगला चलता है। तो आपने देखा कि कहां से कहां तक पहुंच गया बंगाल का दैध शासन, मतलब बंगाल का जो शासन था या बंगाल की जो सत्ता थी वो कहां से कहां पहुंची, है ना। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने किया ये कि जो क्लाइव था, क्लाइव, उसने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया, द्वैध शासन लगा दिया। द्वैध शासन कब लगाया था, 1765 में। ठीक है, क्लाइव ने क्या किया, जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है, तो बक्सर का युद्ध समाप्त होने के बाद क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव वहां का गवर्नर बन गया। गवर्नर बनने के बाद उसने क्या किया, बंगाल में दैध शासन लगा दिया। मतलब यहां पे 2 शासन एक साथ होते थे, एक जो वहां बादशाह बनाया गया था बक्सर के युद्ध के बाद, और एक अंग्रेज। 2 लोग परमानेंट शासन करते थे, उसी शासन को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैध शासन या द्वैध शासन बोल देते हैं। ठीक है, ये कब हुआ था, 1765 में। और इसको हटाया किसने था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो अंग्रेज करते थे कि जितना भी पैसा वसूलना है, चुंगी वसूलना है, व्यापार अपने कंट्रोल में लेना है, सब कुछ करते थे। लेकिन जैसे
राज्य की मरम्मत करवानी है, सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवानी है, वो सारा कार्य किसको करना होता था? बादशाह को करना होता, जो आगे नवाब बना था। ठीक है, तो मतलब कहने से एक साथ दो लोगों के कानून चलते थे, उसी को हम लोग दैध शासन के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं दैध शासन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो दैध शासन किसने शुरू किया था? क्लाइव ने। कब शुरू किया था? 1765 में। पहला पॉइंट लिखेंगे कि क्लाइव ने बंगाल में 1765 में दैध शासन चालू किया था। ये पहला पॉइंट हो गया यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। फिर अब हुआ ये था कि दोहरे शासन को हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने कब हटाया था? 1772 में। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने कब हटाया था? 1772 में। दैध शासन को कब हटाया था? 1772 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना होगा आपको कि दैध शासन लगाया किसने था? क्लाइव ने। कब लगाया था? 1765। दैध शासन लगाया किसने था? क्लाइव ने 1765 में। और हटाया किसने था? वारेन हेस्टिंग ने 1772 में। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था तो इसके बाद बादशाह या नवाब कौन बना था? ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। तो जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तो जो नवाब बना था वो नजमुद्दौला बना था। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का प्रथम नवाब कौन सा था? नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला भी वहां पर अपना शासन करता था और अंग्रेज भी अपना शासन करते थे। इसलिए इस क्रिया को या इस व्यवस्था को या इस शासन को दैध शासन कहते हैं। तो ये था हमारा दैध शासन, मतलब एक साथ जहां दो लोग शासन करते हैं उसे दैध शासन के नाम से जानते हैं। तो दैध शासन लगाने वाला क्लाइव, हटाने वाला वारेन हेस्टिंग। कब हटाया था? 1772 ईस्वी में। देख लीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा एक पॉइंट बता के बस खत्म करते हैं। अब हम लोग चलेंगे मैसूर युद्ध की तरफ। ठीक है, आगे मैसूर युद्ध की तरफ। ये टॉपिक यहाँ का था नहीं, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी थी, हमें बताना पड़ा था उत्तर मुगल काल। तो जब उत्तर मुगल काल पहुंचे तो मैंने सोचा इस टॉपिक को थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जरूरी है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लगभग घटना वहीं की है जो चीज हमें पढ़ानी है आपको आंग्ल मैसूर युद्ध की। क्योंकि जो हम आंग्ल मैसूर युद्ध आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा, वो भी 1769 के आसपास का है लगभग, और हम यहाँ 65 के आसपास है। कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे का ही थोड़ा सा है, लेकिन उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम हटाते हैं जगह इसको। तो दैध शासन आपको समझ में आ गया कि जहां पर एक साथ दो लोग शासन करते हैं उसे दैध शासन करते हैं। अब एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट होगा आपको नोट करना है, बनारस की संधि। बनारस की संधि, इसके भी मैं दो टॉपिक आपको बताऊंगा, ए और बी। अवध और ये जो हुई थी, लिख लीजिए, अवध के नवाब, अवध के नवाब व अंग्रेज। ठीक होगा। तो जो बनारस की संधि हुई थी वो किसके किसके बीच में हुई थी? अवध के नवाब व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। ठीक है, तो इस संधि में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने क्या किए थे? 50 लाख रुपए लेकर, 50 लाख रुपए लेकर, 'करा
वह इलाहाबाद वापस कर दिए थे, वापस कर दिए थे। समझ में आया? तो जो बनारस की संधि हुई थी, इसमें अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, 50 लाख रुपए लेकर के करा व इलाहाबाद क्या कर दिए थे, वापस। जो इलाहाबाद संधि से लिए थे उन्होंने 50 लाख रुपए लेकर उन्हें क्या दे दिए, वापस दे दिए। और जो बी पॉइंट था वो हुआ, तो इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों का बनारस पर अधिकार हो गया, अंग्रेजों का बनारस पर अधिकार हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो बनारस की संधि आपने देखी, बनारस की संधि अवध के नवाब व अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें क्या हुआ था, 50 लाख रुपए लेकर करा व इलाहाबाद के जो जिले थे उन्हें वापस कर दिया अंग्रेजों ने। इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या किया अंग्रेजों ने, बनारस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये थी हमारी बनारस की संधि। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा, आंग्ल मैसूर युद्ध, अंग्रेजों के बीच और जो मैसूर टीपू सुल्तान के बीच युद्ध हुआ था, हैदर अली के बीच में युद्ध हुआ था, अब हम उसकी बात करेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा ये होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। ओके, धन्यवाद।